बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में वेलकम एंड गुड इवनिंग। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब। कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका तल्लुक़ लाहौर से है, पेशे के लिहाज से साफ़ी हैं और प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं एक लिहाज से। और कई बार तशरीफ़ लाए हैं और बड़े खुलकर तज़िया करते हैं। तो जनाब, तनवीर ज़मान ख़ान साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा भई, मैं नाज़रीन इसलिए इनको तकलीफ़ दी है इस बार। जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ऑन 370, उस पर मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू किया है, अपने व्यूज़ भी दिए हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रीजन से अपने-अपने अंदाज़ में उस पर तज़िया किया है, रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, अपनी सोच, अपनी समझ या अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक। मैंने सोचा भी एक ऐसे पाकिस्तानी की खिदमत भी हासिल की जाएँ, जो कि सोच समझ रखने वाले हैं और रीजन पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब, जो ये जो वर्डिक्ट आया है ऑन 370, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अ, ये जो 370 का सुप्रीम कोर्ट का इंडिया से जो एक वर्डिक्ट आया है, वो उसको वैसे तो एक अगर आप एक सिंप्लीफाइड तरीके से देखें सारी चीज़ों को, तो एक दोनों ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए एक लूट के माल के ऊपर सारे जो है ना वो कानून साज़ी भी हो रही है, तक़सीम भी हो रही है, सारा लूट एक के तरीका माल कार पर है। ये समझौता भी हो रहा है और कानून साज़ी भी हो रही है। कानून साज़ी भी हो रही है। बेसिकली तो एक लूट का माल है। हुँ, उसके अंदर लूट का माल इसलिए भी है कि उसके अंदर कश्मीरियों को तो फ्री की नहीं बनाया गया। उसके हुँ, अंदर आप कश्मीरियों से तो पूछते नहीं है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। मेरे घर में को आ जाए, आगे आपको बाँट शुरू कर दे कि भई वहाँ वहाँ पे तुम रह लो, वहाँ पे तुम रह लो। तो ये कानून जो है अगर मुझसे पूछे बगैर हो रहा है, तो मैं तो इसको लूट-मार के अलावा और कोई चीज़ नहीं समझता। तो इंडिया ने जो किया है, वो भी उसी तरह से है, जो कि एक इंडियन ऑक्युपाइड ज ज जगह के अंदर जिस तरीके से इज़राइल ने फ़लस्तीन की बहुत सारी जगह के ऊपर एक तरह से ऑक्युपाई किया है और वो वहाँ पे लेजिस्लेशन भी बनाता रहता है, यूएन के अंदर जाके अपने हकूक़ की बात भी कर रहा होता है, अमेरिका को साथ मिला के सारे लोगों का कत्ल-खून भी हो रहा है, सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये जो एक तरीक़ाकार है, ये बुनियादी तौर पे तो इसकी जो असल हैसियत है, वो तो ये है कि ये नहीं तो एक क्रिटिक्स नहीं, तनवीर साहब, क्रिटिक्स ये कहेंगे ना कि इज़राइल या पैलेस्टाइन की और दोनों के आपस में एक कोई सही तरीके से उनका यानी बात नहीं बनती, इसलिए कि या 100% नहीं है, 100% नहीं है, महाराजा ज़ाहिर जम्मू है उनका कश्मीर एक महाराजा जम्मू कश्मीर ने एक्सेशन की थी, जबकि जी, पैलेस्टाइन जी। पे ऐसी बात नहीं थी। तो यानी जी, इंडिया जी। का कुछ जी, ना जी। कुछ जी, लीगल जी। ग्राउंड पे बनता रहा। जी, जी। उसमें उसमें बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि इन जो इज़राइल ने जो लैंड ऑक्युपाई की है, वहाँ पे तो कोई एक्सेशन का एग्रीमेंट नहीं है। नहीं है। वहाँ पे तो कोई ऐसे हरि सिंह ने कोई ऐसे साइन नहीं किए थे। वो जगह तो एक ज़बरदस्ती जंग के ज़रिए हासिल की गई। हुँ, और जो असल जो एक फ़लस्तीन है, उसके अंदर सिवाय एक छोटी-सी जो एक वहाँ की एक मुक़द्दस मकामात हैं, उसके अलावा बाकी सारा इसराइल तो जो है वो तो ऑक्युपाइड ही है। जो 67 के बाद किया गया, कुछ 67 से पहले थोड़ा-सा किया गया, लेकिन बाकी बहुत सारा 67 के बाद किया गया। तो वो एक उसकी उस लिहाज से जो एक इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, उसकी हैसियत तो वही है जो कश्मीर की है, जो एक इल्लीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी है। तो वो उसके ऊपर अगर इसराइल अपना जग अगर इंडिया कोई अपना हक जता के वहाँ पे अपनी एक मलकियत ज़ाहिर करके उसको अपने आइन का हिस्सा बना के जिसके अंदर प्ली ये ली जाए कि उसका हरी सिंह के साथ एक इंडिया का एक कांग्रेस का उस वक़्त एक मुआहिदा हो गया था। तो वो मुआहिदा तो एक बहुत आर्ज़ी बेसिस पे हुआ था। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक उसके बाद एक प्लेबसाइट होना था। और ये सारी सिलसिले जो हैं वो एक तरह से लोगों की वहाँ के मुकामी लोगों की और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट हुई, जितना भी वहाँ पे म मसाइल के ऊपर तनवीर साहब, मुज़ाकरात इसमें हुए। बात असल में यह है कि एक्सेशन जो हुई हुई थी ना, वो आर्ज़ी नहीं थी, लेकिन जो आर्टिकल 370 था, वो आर्ज़ी था। ठीक है? जी, एग्ज़ैक्टली आर्टिकल 370 जो है एक्सेशन देखें, जब आप किसी जगह पे किसी गैर लोगों की ज़मीन पे जाके काबिज़ हो जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर अपना एक हक जमा रहे होते हैं, तो उस लिहाज से वो तो एक ऑक्युपेशन ही है। हम इंडिया की उस ऑक्युपेशन को हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लेजिटिमेट
एक तरह का उनका एक्सेशन है या एक लेजिटिमेट उनका वहां पे कब्जा है। वो अगर आप लेजिटिमेट कह रहे हैं फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती, फिर तो इसमें सारा बात इशू खत्म हो बात गया। इसमें सब ये आती है ना कि इंडिया से ये दरखास्त की गई थी कि हम पर हमला हो गया है, हमारी जो है लोग हैं हमारे लोगों को मारा जा रहा है, लूट मार की जा रही है, जो ट्राइब्समैन आए हैं या पाकिस्तान की आर्मी आई है, आए ये हमें हरि सिंह बचाएं, ने हमें एग्जैक्टली बचाएं बिल्कुल देखिए और इनको बाहर धकेलें, ठीक है, और हमारे जो लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल बचाएं। तो वो तो मसला हल नहीं हुआ ना। लेकिन हरि सिंह ने ये तो नहीं कहा था कि उनको निकाल दें और आप आके यहाँ बैठ जाएं। हरि सिंह ने ये तो नहीं कहा था। हरि सिंह ने तो ये कहा था मेरी हेल्प करें। हरि सिंह ने ये तो नहीं कहा था कि आप कि उनको निकाल दें और आप बैठ जाएं। अब ये एक अपने तौर पे बात है कि आपने वहां पे एक जारहियत पसंद को निकाला, दूसरी जारहियत पसंद को वहां पे बिठा लिया। अब इसके लिए जब तक आप मुकाम, मैं तो इसमें सिर्फ बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी रिप्रेजेंटेशन वहां पे ना हो, मैं किसी मुज़ाकरात को लेजिटिमेट नहीं समझता कि आपने वहां के मुकामी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं की। ये अच्छा, एक लेट्स लेट्स वो इसको मूव ऑन करते हैं, ये क्या कर भाई, बात ये है कि इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी थी कि जितने भी हमलावर थे उनको रियासत से बाहर निकालता। गिलगित बल्तिस्तान से नहीं निकले, जिसको आजाद कश्मीर सो कॉल कहा जाता, वहां से लोग नहीं निकले, ठीक है। तो वो दूसरे उसमें जो स्टेट थी महाराजा की, उसकी जो एक्सेशन हुई थी सारी की सारी की हुई थी, और ये यहाँ से इंडिया की जिम्मेदारी से निकाले ताकि लोगों को अमन और सुकून मिले। फिर ये भी याद रखा जाए कि उस वक्त वजीर आजम हुआ करता था और प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है ना। तो वो तो खत्म कर दिए कि वो तो सारी तब्दीली ले आया इंडिया। एनीवे, तो आप ये नहीं समझते हैं कि ये ठीक काम नहीं देखिए है? देखिए 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 जो चीजें इंडिया ने वहां पे उस वक्त की थी, वो वो सारी की सारी एक एक तरह का काउंटर, एक तरह से उनका सारा पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन का काउंटर उन्होंने किया और उन्होंने वहां पे वो बैठ गए। अब उसके नतीजे में फिर जो यूएन के अंदर गए, पाकिस्तान यूएन के अंदर गया, यूएन के अंदर फिर जाके पाकिस्तान भी बाद में खामोश भी हो गया। बेसिकली तो जो इसकी एक स्पिरिट है, आप इसकी स्पिरिट को पहले तो मेरा ख्याल है कि स्पिरिट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो स्पिरिट ये है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी जिसका के बुनियादी तौर पे वहां के लोगों से पूछना जरूरी था कि अगर वो कहीं पे सारा सिलसिला को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को करें या वो इंडिपेंडेंट रहें। ये बुनियादी वहां पे हक का दिया जाना जरूरी था। अब वो काम ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने किया, ना उन्होंने वहां के मुकामी लोगों को पूछा। अब इसके लिए आप अगर कोई आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं, कोई ऐसा जो कि एक इंपीरियलिस्ट फोर्स ने किया था, जो कि ऑलरेडी वहां पे एक ऑक्युपायर थे। अगर आप बरतानिया की ऑक्यूपेशन को या बरतानिया के फैसलों को आप समझते हैं कि वो एक अपने तौर पे पूरे इंसाफ के ऊपर बेस थे, तो ये भी एक मैं समझता हूँ अपने तौर पे एक अनफेयर है कि वो खुद भी तो एक ऑक्युपाइड थे ना एक लैंड के ऊपर। अब बरतानिया का जो किया हुआ डिसीजन होगा, वो कोई ऐसा कोई लेजिटिमेट डिसीजन नहीं होगा कि जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद है, जहाँ पे उनकी एक आबादी मौजूद है, आप उनसे पूछे बगैर, खासतौर पे जब आपने एक ऐसा डिक्लेयर किया कि ये स्टेट्स जो हैं, ये सारी स्टेट्स जो हैं वो उस अ, 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 उनका उनको जो एक एक फ्रीडम दिया जाएगा कि वो डिसाइड करें कि वो कौन से, वो आया इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती हैं, इंडिया के साथ रहना चाहती हैं, उनको सारी ऑप्शन उनको अवेलेबल होंगी। वो जब सिलसिला नहीं होता और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के काउंटर में, खास तौर पे जब इसका इंडिया की जब वहां की पार्टी ने जब ये डिसाइड किया, और तो उसके ऊपर उनका तो ऑलरेडी एजेंडा था कि हम यहाँ से 375 का खात्मा करेंगे, हम यहाँ पे जो है कश्मीर का सारा इशू जो है इसके अंदर जो हमारे पास है उसको ले लेंगे। उनका बाकी बाकी जो पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड जगह मौजूद है, उनका तो क्लेम तो इसके ऊपर भी है। वो एक तरफ जैसे अखंड भारत और वो सारा सिलसिला जो है उसके अंदर तो कश्मीर सारे का सारा उनका उनके पास आता है, उनकी आइडियोलॉजिकल उसके हवाले से। सब तो इसमें हम उसको जस्टिफाई तो इसमें नहीं कर सकते उस दूसरा एक तरीके से। बात ये आती है कि अगर इंडिया, यहाँ पर इंडिया की जहाँ कमजोरी है, नंबर वन कि उन्होंने मायदे के तहत जिन लोगों को धकेलना था, जो जबरी तौर पर अंदर आए थे, उनको बाहर नहीं निकाला, एक बात। दूसरी बात है कि अगर ये वो समझते थे कि ये 100% फुल प्रूफ लीगल हिस्सा बन गया इंडिया का, ठीक है, तो फिर वो यूनाइटेड नेशन में क्यों गए? फिर यूनाइटेड नेशन में ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि हम इस पर प्लेबिससिट कराएंगे कि वो कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो अगर बाकी कितनी रियासतें थी जिन्होंने इंडिया से ला किया था, उनके बारे में ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली के जहन में ये बात थी कि ये जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, तो उसको दोबारा लेजिटिमाइज कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बड़ी वाजे है, ये बात बड़ी वाजे है। मैं इसमें असल में तो मैं दोनों को ही जिम्मेदार समझता हूँ, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी।
अब इंडिया अगर इस वक्त वहां पे मुख्तलिफ तरीके से अगर तरक्की करके कुछ फंड्स करके जिस तरह से उसने उसको अपना एक रियासत बना लिया है कि वो उसकी एक रियासत होगी, अब उनका जो बजट की जो एलोकेशन होगी उसके अंदर कश्मीर को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि बाकी रियासतों को किया जा रहा है। वो उस तरीके से अगर एक डेवलपमेंट हो जाती है वहां पे, और वहाँ के एक बहुत बड़ा सोसाइटी का एक एक वहाँ पे कश्मीरियों का हिस्सा जो है आबादी का, वो इस बात पे हैप्पी हो जाता है, तो ये अपने तौर पे वहाँ की कंट्रडिक्शन को थोड़े देर के लिए प्रोलॉन्ग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद ये बात एक आइडेंटिटी के हवाले से उठेगी जरूर, ये खत्म नहीं की जा सकती। अगर अगर हम ये कहें कि वहां पे इंडिया जो है वो ऑक्युपायर बन के इस तरीके से, और लोगों को देखें, हुक्मरान लोगों का ख्याल होता है कि शायद लोगों को सिर्फ रोटी पानी दे दिया जाए, तरक्की कर दी जाए तो वो खामोश हो जाएंगे। यस, आप इस तरीके से डिले कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत सारी वहाँ की सिंपथीज जो है लोगों की ले सकते हैं अपने साथ, आप ले लेंगे। लेकिन है कि उसके लिए आप ये कहें कि इससे उनकी आइडेंटिटी का सिलसिला खत्म हो गया, वो सिलसिला हमने दुनिया में बेशुमार ममालिक में देखा है कि लोगों का आइडेंटिटी का, लोगों का एक हिस्ट्री सब के एक साथ जो इसका उनकी पहलू एक पहलू और भी है कि हम्म, यहाँ जो एक्सेशन हुई थी, जो एक्सेशन ट्रीटी है, उसमें किसी जगह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह हक है कि वो उस रियासत के हिस्से बखरे कर दे। यानी कि जो अभी इन्होंने किया 2019 में, उसका तो यह कि रियासत को उनके टुकड़े 2 टुकड़े कर दिए और उनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और अब जो फैसला हुआ है तो उसमें ये कहा गया है कि यानी दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह हक है कि वो किसी भी रियासत में ये कर सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में माइनस अब जो होगा, माइनस लद्दाख होगा, वो रियासत का हिस्सा नहीं रह गया फिर। तो ये तो यानी जो हर तरह से देखिए, ये टिपिकल टिपिकल बरतानवी साम्राज्य तरीकाकार है। जिस तरह के बरतानिया ने दुनिया को जिस तरीके से रूल किया था, जिस तरीके से उसने बहुत सारी रियासतों को आज़ादी दी थी, और उस तरीके से एक यहाँ पे भी वही इंडिया ने उसी फॉर्मूले को फॉलो किया है। इंडिया ने इस तरीके से नहीं किया कि वो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो अपने पास ले और लोगों की राय ले। वो काम जब नहीं होता तो फिर आप उसके बाद आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या कोई इस तरह का कोई हुकूमती कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, इससे ये मसाइल अल्टीमेटली हल नहीं होते। आप इनको तरक्की वहां पे दे के फंड्स की एलोकेशन करके, क्योंकि बहुत सारा आबादी का ऐसा हिस्सा होता है जो कि तवील अरसा, जो कि अब जैसे कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर हो या पाकिस्तान का ऑक्युपाइड एरिया, उसके अंदर एक तवील आबादी का जो हिस्सा है वो एक तवील अरसे से एक बड़ी महरूमी का शिकार है, इकोनॉमिक हवाले से, उनकी सकाफती हवाले से, उनकी जुबान के हवाले से, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत के हवाले से, वहाँ की पार्लियामेंट के हवाले से। बल्कि अच्छा, उधर जो है वो लेट्स कश्मीर जो लेट्स मूव इंडिया ऑन। की। अच्छा, इसको इस तरह से बताएं मुझे कि ये तो आपका व्यू आ गया। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद दैट? मैं उससे खैर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि ये भी एक ऐसे ही एक मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है इनकी। इन्होंने इनको जिस तरीके से इन्होंने पिछले 76 साल में तंजीमें बनाई, जहाद का जिक्र किया, ऐसे और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर को लेके दिखाएंगे, हम सारा सिलसिला जो है ये हमारा है, ये हमारा ये एक तरह से हमारी ये शहरग है। अब उस शहरक के ऊपर जब कब्जा हो गया आदि के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा एक दावा बोल दिया। इनका जो एक जहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका तो फर्ज था कि उनके ऊपर हमलावर हो जाते। इनकी फौज जो एक सारी पाली जो जिन्होंने पिछले 75 साल में जो जो कुछ किया है, उसका अल्टीमेटली तो अब इस वक्त आंसर ये था कि जो छोटी बातों के ऊपर भी 65 की लड़ाई इन्होंने की, 47 की लड़ाई इन्होंने की, 71 की लड़ाई इन्होंने की, इन्होंने जो ये सारी जंगें इतनी इतनी सारी यहाँ पे महाज खोले इन्होंने, कारगिल तो उसका कारगिल जो अब हुआ, कारगिल हुआ। कारगिल कारगिल किया। अब उसका अल्टीमेटली आउटकम तो ये होना चाहिए था कि ये एक 7 लाख की फौज जो है ये किस लिए पाली हुई है, अपने कश्मीर का इशू पाकिस्तान के अवाम को दिखा दिखा के उनका सारा बजट खा जाते हैं, आप उनकी सारी सहूलतें का खा जाते हैं अवाम की। और आपने एक वहां पे एक पाकिस्तान को भी एक कॉलोनी के तौर पे चला रहे हैं, सिर्फ वहां पे कश्मीर का और इंडिया का नाम ले लेके। तो अब जब वक्त आया है तो आप खामोश हो गए, अब बोले ही कुछ नहीं। आपने आपने अल्टीमेटली जो है एक इतनी कंटेंटमेंट, मैं तो इस लिहाज से हैरान हूं कि आपने 75 साल लोगों को ब्लफ किया, आपने 75 साल लोगों को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। अब आप जब इंडिया ने ऐलान किया था
तो आप अपने आपने ये एटम बम ये चीजें ये रखी हुई हैं लोगों को दिखा दिखा के कि जी हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी फौज है, 10 में एक भारी होता है। आपने लोगों के अंदर एक मौकफ बना के रखा है, तो पड़ जाते ना आप उन्हें, आप ले लेते सहारा, आपने क्यों नहीं किया? तो मैं समझता हूँ कि इनका रद्द अमल जो है वो अपने साहब तौर यहाँ पे पर एक एक बड़ा व्यू पैसिव। साहब यहाँ पर एक व्यू ये पाया जाता है कि कहीं जो ट्रंप साहब की और आपके साहब वजीर आजम यानी इसको भी ट्रंप ही कहते हैं, इमरान खान की और मोदी साहब की जो मीटिंग हुई थी अमेरिका में, वो कहते हैं कि ये तो उसी का एक तसलसल है कि तय पा गया था कि इंडिया ये कुछ करेगा और पाकिस्तान पास जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलू मिट्टी चारेगा। तो कोई ऐसी बात तो नहीं है? वो इमरान खान की मीटिंग तो वैसे होगी, पीछे साथ फौजी होंगे ना, असल असल में तो पीछे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ही होगी ना, जिन्होंने ये सारा कुछ कंसेंट किया होगा लेकिन असल में तो। उनको एक बैड उन गाय तो चाहिए होता है ना जिसको आगे रखें। वो तो खैर ऐसे ही है। मैं तो पाकिस्तान के इन तीनों पॉलिटिकल सारे जो हैं पाकिस्तान के, ये इमरान खान हो, जरदारी हो, बिलावल हो, नवाज शरीफ हो, इनकी बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। ये तो बेचारे हर वक्त देखते रहते हैं उनकी तरफ कि वो इनको आशीर्वाद दें, वो इनको अपने पास करें, कौन ज्यादा करीब है। इनकी तो सारी की सारी दौड़ इसी तरफ है, इनका अवाम से कोई लेकिन लेना देना दूसरे नहीं लफ्ज़ों है, में आप कहते हैं कि कश्मीर से कोई लेना आपके देना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म किसी वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ फ़ैसला किया भी है, तो वो उनका अपना फ़ैसला नहीं है बल्कि जो पीछे बैठे हुए हैं उनका फ़ैसला, ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उनका ही होता है, उनका ही होता है। इनकी तो बेचारों की कोई हैसियत, मैं तो इसलिए इनको मैं ज्यादा डिबेट में भी नहीं लेके आता, क्योंकि ये इन बेचारों की तो बेचार कोई हैसियत ही नहीं है। वो इमरान हो, चलें बीजेपी लेट्स पीपल मूव ऑन पार्टी के हो। लेट्स मूव ऑन के पाकिस्तानियों ने सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानियों को ये कहा है कि हम कश्मीर के लिए ये कुछ कर रहे हैं, उनको आज़ाद कराएँगे वगैरह-वगैरह। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहा भी मैं आपके पीछे हूँ, आपका वकील हूँ, आपके लिए हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो आपको हम आज़ाद कराएँगे। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं, वो क्या करें? भई यकीन करें पाकिस्तान पर मज़ीद या कोई अपने तौर पर कुछ करें? जी, मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आवाज उठानी चाहिए। उन्हें बहरहाल मैं अब ये समझता हूँ कि आज के दौर में उन्हें उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बहरहाल शरीक होना चाहिए। हाँ, वो इंडिया की तरफ से ही वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा हो, लेकिन उन्हें किसी किस्म की मिलिटेंसी से गुरेज करके उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल के, अच्छा, अगर वहाँ पे कोई ये ऐसी बड़ी सियासी इम्पोर्टेंट बात आप पार्टियाँ कह रहे मौजूद। हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आप कहते जी, हैं जी, कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, जी, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और जी। ये जो स्ट्रगल जो पहले की गई है अगेन उसके पीछे कौन है आप सारे जानते हैं, बार-बार हमने इन प्रोग्राम्स में कहा है। उसको गुड बाय कहते हैं, नो मिलिटेंसी या नो वायलेंस या नो टेररिज्म। आप इसको डेमोक्रेटिक चलें, इसको और तरह से देखें कि जिस वक़्त मिलिटेंसी की ज़रूरत थी, लोगों ने मिलिटेंसी की। इन्होंने उस लेवल पे इंडियन हुकूमत को, इंडियन रियासत को ले आए कि जहाँ पे जाके उनके साथ अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हुआ जा सकता है, जो पहले नहीं हुआ जा सकता था। तो अगर वो इस वक़्त अगर वो वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं, चीज़ें तनवीर साहब करवाते, इसका मतलब कतई। तनवीर साहब अगर हिस्ट्री में जाए ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आओ कश्मीरियों हमारे साथ बैठकर बात करो, स्काई इज द लिमिट, हर जगह आप हर बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि दिस इज बिटवीन अस एंड यू, नॉट पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के लोग उस वक्त जो थे वो उन्होंने कहा जी नहीं, जब तक हमारा बड़ा भाई नहीं बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। और जब बड़े भाई को बुलाकर इंडिया ने बात की, तो दोनों ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर रखा जाए। तो हमारे साथ तो हाथ हुआ ना। हाँ, आपके साथ हाथ होता रहेगा जब तक आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ। कि क्योंकि देखें, जब आप इन क्या कहते हैं वो शिकरों के दरमियान में हैं, 2 तरफ 2 शिकरे हैं, जो आप उनका शिकार हैं। अगर आप इस अच्छा शिकरों ये को अच्छा तनवीर साहब बहुत से लोग हैं जो इंडिया से भी देखते हैं, पता नहीं वो शिकरे को समझेंगे या नहीं क्या? आप ज़रा वज़ाहत करते हैं तरीके से। मतलब एक एक अगर एक उकाब है, एक बाज है जो अपने शिकार के ऊपर हमलावर होता है, एक इस तरह की, तो उसके अंदर जो है वो जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे, जब तक आपने देख लिया, मैं समझता हूँ कि अब आपके पास मिलिटेंसी का ऑप्शन है नहीं। देखिए, सियासत जो है ना, उसके अंदर आप चीज़ों को कुछ पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से देखना ज़रूरी है। अगर आप सियासत को उस तरीके से देखेंगे कि जी ये हमारी एक लॉजिकल 1400 साल पहले तय हो गया था कि हम यहूदी के साथ नहीं रहेंगे, हम ईसाइयों, यूदों नसारा के साथ नहीं रहेंगे, तो आज मुस्लिम वर्ल्ड का जो हाल है वो वही हाल होगा जो कश्मीर की स्ट्रगल का भी है। अगर आप उस तमाम
आइडियोलॉजिकल एक पुराने जो टैबूज हैं उनमें से निकलेंगे, आज के तकाज़ों के मुताबिक चीज़ों को रिव्यू करेंगे, तो शायद कोई बेहतर सूरत हाल शायद क्या डेफिनेटली निकल आएगी। मैं समझता हूँ कि अगर आज कोई तब्दीली अगर लाई जा सकती है, एक क्योंकि रियासतों की जो स्ट्रेंथ है, रियासतों के अंदर जो रियासत के पास जो एक कोर्शन का और एक उस जारहियत के उनके पास जो ताकत है, उसके सामने अवाम जो है वो हमेशा मारे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मरवाने की बजाय, शाबाश। लोगों को उस खून खराबे में डालने की बजाय बहुत बेहतर है कि वो एक पीसफुल प्रोसेस के अंदर एंटर हो, वहां पे अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाएं, वहां पे लोगों को जो है वो शरीके प्रोसेस का करें और उसके नतीजे में एक बेहतर जिंदगी वहां पे निकल सके। तो ये एक मैं समझता हूँ बेहतर जिंदगी बनाना मकसद है, ना कि इंडिया को या पाकिस्तान को नीचा दिखाना। अगर एक जमहूरी प्रोसेस, तनवीर मैं साहब, इसको इस तरीके से देखता हूँ। अच्छा इसमें मैं चूँकि प्रोग्राम मेरे ख्याल में लंबा होता जा रहा है, आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। वो यानी पाकिस्तान के एक शख्सियत के बारे में है। मैं थोड़ा-सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ कि जो कुछ आया हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि दीज़ आर नॉट माय वर्ड्स, आई एम कोट कर रहा हूँ, ठीक है जी? जी जी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने आज कन्फर्म किया है कि वो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि यानी जिन लोगों ने यानी बम्बई में अटैक किया था 26/11 को, उनको उनके हवाले किया जाए ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके हिंदुस्तान में। और अब मैं कोट कर रहा हूँ, लिखा हुआ उन्होंने कि वी हैव कन्वेड a request along with relevant supporting documents to the government of Pakistan to extradite him to हाफिज सईद साहब के बारे में बात हो रही है, to India to face trial in a particular case. The person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist, he added. इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये हाफिज सईद के बारे में बहुत सारा ऐसा जिक्र होता रहता है और हाफिज सईद को जाहिर है कि इंडिया वालों ने उसको जिस तरीके से एक टेररिस्ट नॉमिनेट किया है, पाकिस्तान ने उसको लश्कर तैयबा के हवाले से एक उसका लेकिन यूएन दिफा ने का भी, खाली इंडिया ने नहीं कहा, यूएन ने भी इसको कहा कि प्रोस्क्राइब यूएन ने कहा। भी कहा। जी 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 जी। लेकिन जाहिर है कि देखें रियासतों ने जो अपने सिलसिले पाल रखे, मैं तो इसीलिए क्या कहता हूँ कि इसको एक नए प्रोसेस में चीज़ों को डालने की ज़रूरत है। इन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की और इंडिया को जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया, जिस तरीके से इसके अंदर एक फंडामेंटलिस्ट डायरेक्शंस सियासत के अंदर लीं, उसके नतीजे में आम आवाम का नुकसान हुआ। अवाम के 75-76 साल ज़ाया हो गए। अवाम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, सेहत की सहूलतें नहीं ले सके, वो वहाँ पे एक कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं गुज़ार सके, तो उनको इस सारे मसाइल से निकलना चाहिए। उनको इस किस्म की जो इंतहा पसंदों की एक सारी दौड़ है, ये रियासतों का मामला है, वो उससे उसकी यहाँ पर सवाल अगर ये है कि एक्स्ट्राडिशन हो जाती है, उसकी अगर एक्स्ट्राडिशन। जी, एक्सट्रेडिशन मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान नहीं तस्लीम करेगा। आप क्या जी, समझेंगे, जी। तस्लीम कर लेगा? नहीं करेगा, मेरा ख्याल क्यों करेगा पाकिस्तान? जी, क्योंकि अगर पाकिस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो क्यों तस्लीम करेंगे? दे विल नॉट, क्यों करेंगे वो? तो अगर वो इस तरीके से पाल रहे हैं, उनको सारा सिलसिला कर रहे हैं, तो मैं तो इस सारे जिहादीज़्म के खिलाफ हमेशा, आपको पता है, मैंने हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है लेकिन हाफिज कि साहब का ये जो। बेटा सुना कि वो इलेक्शन भी लड़ रहा है। जी, जी, बिल्कुल होगा। उनको उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान के इस प्रोसेस के अंदर उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हर तरह के अपने कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग एक कैमोफ्लेज तरीके से मेन स्ट्रीम में आके अपना काम जारी रखें। क्विकली तो क्विकली क्विकली ये बताएं कि ये पाकिस्तान रिजेक्ट कर देगा उनकी रिक्वेस्ट को, तो जो व्हाट कैन इंडिया डू? आई डोंट नो व्हाट कैन इंडिया डू। इंडिया जो है वो कुछ ऐसा इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया पाकिस्तान पर किसी को कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। इंडिया की पाकिस्तान के अंदर उसको हाफिज सईद को छुड़वाने के लिए कोई उस तरह की कोई अटेम्प्ट भी हो सकती है। उसको जेल के अंदर ही मारने की अटेम्प्ट भी हो सकती है। कई तरह के तरीक़ेकार वो दिखा सकते हैं, वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए कई तरह के तरीक़ाकार अपना सकते हैं। अच्छा, नहीं, पहली जिस बात तरीके यह है कि से आपने वेस्ट आपने और जेल का रशिया के जिक्र किया, दरमियान हमने बहुत सारे वाक़यात देखे। हाफिज साहब आपने जेल का जिक्र किया, क्या हाफिज साहब जेल में? आई डोंट थिंक सो ही इज़ इन जेल। क्या आई नहीं थिंक है? ही इज़ आई थिंक ही इज़ नॉट। वो क्योंकि देखिए, मतलब इस तरह के लोग जो हैं जो कि एक तरह से एजेंसियों के पाले हुए, एजेंसियों के रहम-करम पे उनके उनकी सवाबदीद के ऊपर वहाँ पे रह रहे हैं, उनको क्यों वो जेलों में मुख्तलिफ अपना एक मुश्किल वक़्त यस। में वो उन्हीं का तो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के तो वो मुलाज़िम हैं।
उन्हीं का तो काम कर रहे हैं, तो उनको वो क्यों जेलों में डालेंगे, वो तो उनके मुलाजिम है। तो इसलिए इनको वो एक बड़े स्केल पे है, लोग एक 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 जो सिपाही होता है वो छोटे स्केल पे होता है, इस तरह के लोग जो है बड़े स्केल पे हैं, उनके पीछे फॉलोइंग भी है, वो लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं इस पर? मेरा नहीं ख्याल कि इससे ताल्लुकात को खराब किया जा सकता है। अगर रियासती लेवल पे एक बेहतर डिप्लोमेसी की जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का ये हाफ़िज़ सईद के प्रेशर टैक्टिक्स हैं, बस ये दबाव डालने का एक बस एक दबाव है, कुछ मनवा लिया, कुछ ना मनवाया, उसके अंदर ये बातें हो जाएँगी। मेरा नहीं ख्याल कि ना वो पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव डाल सकते हैं, ना ही पाकिस्तान उनको इस तरीके से एक इस इश्यू के ऊपर दबने के लिए तैयार हो। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, नहीं दूसरे लफ्ज़ों में ठीक है दबाव होगा, या ये भी हो सकता है ना कि कहेंगे ठीक है अभी हमने इस आदमी को रोका हुआ है, ये कुछ भी नहीं करेगा इन द फ्यूचर। तो कुछ आप उसका कोई लेन-देन भी आपस में हो जाए भी, ठीक है हमने इसको पाबंद किया हुआ है, आप भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पाकिस्तान को भी मुतालबे होंगे, या इनकी वज़ह देखिए, से बात अगले होती अगले है। जो जो दुनिया के अंदर फ्यूचर के तकाज़े बहुत सारे डिटरमिन हो रहे हैं, उसके अंदर ये अब हाफ़िज़ सईद जैसे लोग जो हैं वो कुछ अरसे में इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत-ए-हाल से निकलना है, आगे की तरफ जाना है, और अगर वो इंडिया को एक तरक्की तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ एक ऐसा मुल्क समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे नेबर के अंदर इतनी एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और हमें भी कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है, तो फिर उन्हें इन तमाम इश्यू से बाहर निकलना होगा। लेकिन अगर वो नहीं निकलते, तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है जिस पसमानदगी में इस वक़्त तेज़ी से धँस रहा है, उसके अंदर जमहूरियत का खात्मा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का खात्मा हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की राइट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं, बलूचिस्तान के और ना इसके लिए ना मैं कोशिश चाहूँगा कि हम आप नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में मुझे टाइम दें। ये एक अलग टॉपिक है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है। अभी वो इस्लामाबाद में बेचारे बैठे हुए हैं। सर्दी के इस मौसम में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो उस पर हम बात करेंगे। तनवीर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े लॉजिकली जवाब दिए हैं। आई होप के पीपल लाइक योर प्रोग्राम, एंड अगर उनमें किसी तरह का कोई इतराज़ है किसी को, दे कैन आस्क अस क्वेश्चंस, कमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज़ देयर टू रिप्लाई। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।